नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। घटना चक्र की सीरीज़ इस चैनल पर चल रही है और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अगली सीरीज़ लेकर के आ गई हूँ। इसमें हम लोग हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इस घटना चक्र के माध्यम से आप हिस्ट्री के जो पिछले वर्ष भी पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे आप एक साथ देख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो थ्योरी है इम्पोर्टेंट वो भी दी गई है, तो पहले आप उसको रीड करिए, फिर उसके साथ आप प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप अंडरलाइन करके मेरे साथ पढ़ सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो साथ में आप रिवाइज़ कर सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग अभी घटना चक्र के माध्यम से, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। इससे प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आर का एग्ज़ाम आने वाला भी है और आप अच्छी तैयारी चाहते हैं तो उसके लिए इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैंधव सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है, और ये नाम कौन कौन से हैं। सिंधु सभ्यता है, दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात की जाए तो 1921 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले, जो वर्तमान साहिवाल जगह है, वहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। और मोहनजोदड़ो के बारे में देखा जाए तो यह सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो दोनों की स्थिति पूछी जाती है, इसलिए दिया गया है, इसको याद रखिए। आगे पढ़ते हैं। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो किसने इस सभ्यता को नाम सिंधु सभ्यता का दिया है, तो वो याद रखिएगा जॉन मार्शल ने। रेडियो कार्बन C14 जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन 14, ये एक विधि है। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो अगर देखी जाए तो 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, और यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन रही है। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण अलग अलग किया है, और किसके आधार पर क्या तिथि है ये पूछा जाता है, और आप ये सारी तिथियां देख सकते हैं एक पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन मार्शल हैं, और जॉन मार्शल ने इसकी जो तिथि बताई है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताई है। अर्नेस्ट मैके के हिसाब से देखें तो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। माधव स्वरूप वत्स ने बताया 3500 से 2500 ईसा पूर्व। गैड हैं, उन्होंने बताया था 2350 से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर हैं, उन्होंने बताया 2500 से 1700 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस इन्होंने बताया 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। सबकी अलग अलग तिथियां हैं, और किसने क्या बताया ये हमने इस टेबल के माध्यम से देखा। आगे देखते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में कहाँ कहाँ पर हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, इन सभी जगह पर इनके अवशेष पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकागनेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अभी जो PCS प्री एग्जाम भी हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आया था कि पूर्वी पुरास्थल पूछा गया था, आलमगीरपुर उसका उत्तर था। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी जो लोकेशन है जो अलग अलग तरह से हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो याद रखेंगे, सबसे जैसे हम लोग भारत की भी स्थिति याद करते हैं तो ये पॉइंट याद रखते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसी प्रकार अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर सबसे उत्तरी जो स्थल हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर का मांडा हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी स्थल की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ का आलमगीरपुर है। और पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो बलूचिस्तान, जो कि सुतकागनेडोर है इस नाम से है, और दक्षिणी जो कि महाराष्ट्र में है वो है दायमाबाद। इस तरह हम चारों पॉइंट को याद कर सकते हैं। इनको आप बना सकते हैं अपने एक कॉपी में, शॉर्ट में नोट्स के फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है। जैसे कि पूछा जाता है कि सभ्यता का आकार क्या है,
अपने भारत का भी आकार पूछा जाता है किस प्रकार का है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, अगर साक्ष्यों की बात करें तो उस समय ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 तरह की प्रजातियां थीं। पहली प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जिसको काकेशियन बोलते हैं। दूसरी थी भूमध्य सागरी, तीसरी अल्पाइन है और चौथी मंगोलॉयड है। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरी थे। अलग अलग विद्वानों के इस बारे में अलग अलग मत हैं। किसके क्या मत हैं वो हम लोग यहाँ पर टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इन्होंने बताया जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो आर्य थे। किसने कहा? लक्ष्मण स्वरूप ने। दूसरे हैं गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने बताया सुमेरियन थे। राखल दास बनर्जी ने बताया ये द्रविड़ियन थे। सबके अलग अलग मत हैं और किसके अनुसार क्या है ये याद रखने योग्य है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया। देखिए, खासकर आप इस सभ्यता में सभी नगरों को देखेंगे कि तो वो 3 भाग में डिवाइड होते थे। जैसे कि केंद्रीय नगर हो गया, या कुछ 2 भी होते थे। दूसरा तटीय नगर और पत्तन हो गए जैसे, और अन्य नगर और कस्बे हो गए। पहली बात तो इन्हें कितने प्रकार के नगर है वो बताया गया, फिर इनमें भी डिवीज़न आपको आगे देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब? 1826 ईस्वी में। वर्ष 1920 और 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांट गोमरी संप्रति में जो साहिवाल जिला है वहाँ पर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ था। आप डेट जरूर याद रखिए। वर्ष 1920-21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त टीलों में पूर्वी टीले को क्या बोलते हैं? नगर टीला। ज़्यादातर आप देखेंगे सारे नगर 2 भाग में, और कुछ देखेंगे तो सभ्यता के कुछ नगर जो होंगे सभ्यता के वो 3 भाग में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पूर्वी टीला जो होता था वो नगर टीला, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, इस नाम से इन टीलों को संबोधित किया जाता था। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिस समाधि का नाम R37 नाम दिया गया है। और नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंड AB की संज्ञा दी है। अलग अलग नाम से संबोधित किया गया और किसको क्या बोले वो जरूर देखते चलिए। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीपल का बना इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्रमुख हैं ये। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मृतकों का टीला है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की जो सर्वप्रथम खोज है वो राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है और इसकी लंबाई अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो वह 55 मीटर और चौड़ाई अगर देखी जाए पूर्व से पश्चिम की ओर तो 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई देखते हैं तो 11.8 मीटर है और चौड़ाई की बात की जाए तो 7.01 मीटर है और गहराई कितनी है? 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी के धर्मानुष्ठान जो संबंधी स्नान थे इनके लिए हुआ करता था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा और सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है विशाल स्नानागार। कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या मिला है, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था जहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। देखिए, अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते कि आपसे पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी और आपने टिक कर दिया सड़कें थीं या जो भी है। अब प्रश्न क्या आते हैं? स्टेटमेंट वाइज आते हैं। आपको स्टेटमेंट के जरिए से आंसर देना होता है। 2-3 स्टेटमेंट होते हैं
और उनमें से एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है या कोई नहीं सही, इस तरीके से हमको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको डीपली इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, हर प्रश्न को देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको समझने पड़ेंगे कि क्या विशेषता है, किसको क्या नाम दिया जा रहा है, कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आगे पढ़ना है, जो मुख्य सड़क है वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि यह राजपथ किसे कहते हैं, या जो इतनी मीटर चौड़ी सड़क थी उसको राजपथ कहते थे, और इनकी मुख्य विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता सड़कें थीं। इस तरह से 2-3 स्टेटमेंट होंगे और उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर देना होगा। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है, और मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा गया है। स्तूप टीला याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में जो टीला स्थित होता था उसको बोलते थे स्तूप टीला, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी एक हैं, उनकी मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टे हैं, सूती कपड़ा है, हाथी का कपाल खंड है, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। इतने साक्ष्य यहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। तो चनहुदड़ो की खोज किसने की? एनजी मजूमदार ने की थी। कब? 1931 में। 1935-36 में देखा जाए तो उत्खनन इसका मैके ने करवाया, और यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति भी रही है, जिसे झूकर और झांगड़ संस्कृति कहते हैं। इसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो आप याद रखिए चनहुदड़ो। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष और भी हैं। क्या क्या है? अलंकृत हाथी है, खिलौना और कुत्ते के पीछे जो बिल्ली का पीछा कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने उल्टा बोला, तो कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि ये सब यहाँ से मिली हैं। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था, और नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील, पक्के रंग के रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। इससे यहाँ पे पता चलता है कि ये व्यापार भी करते थे। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? धान है, चावल, बाजरे का साक्ष्य है, फारस की मुहर है, घोड़े की लघु मूर्ति है, और 3 युगल समाधियाँ यहाँ से मिली हैं। अब हम आगे बात करते हैं कालीबंगा की। लोथल के बाद ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जो ज़िला है उसमें गंगानगर का भाग है, वहाँ पे यह स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी, और 1961 में बीबी लाल और BK थापर ने इसका उत्खनन आरंभ कराया था। तो खोज अमलानंद घोष ने की है और इसका उत्खनन कराया बीबी लाल और BK थापर ने 1961 में। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। तो याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है उसके जो भवन थे वो सारे पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के कच्ची ईंटों से। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जिसकी दुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य भी मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। यह नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर तथा निचला नगर, इन 3 भाग में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है और यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यदि आपसे पूछा जाए उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से मिलता है तो आप धौलावीरा आंसर करेंगे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला है। अब पढ़ते हैं धौलावीरा के बाद सुरकोटदा के बारे में। यह भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस नगर को 2 दुर्गीकृत भागों में एक गढ़ी था और आवास क्षेत्र इसमें विभाजित किया गया था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो सिर्फ सुरकोटदा हो जाएगा। यदि दायमाबाद की बात करें तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। रथ चलाते हुए मनुष्य की सांड अलग है और गैंडा अलग है, उसकी आकृति मिली है। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दायमाबाद ये याद रखिए कि सबसे दक्षिणी स्थल है और यहाँ से मिला क्या क्या है वो। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अब बात करते हैं रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका आधुनिक नाम अगर देखा जाए तो रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र, कुल्हाड़ी, ये सब यहाँ से मिला है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुर है और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति के अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती किया करते थे। देखिए, यह एक तालिका दी गई है हमें सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में और उनसे संबंधित जो नदियाँ हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, मांडा चिनाब नदी। उसके बाद दायमाबाद प्रवरा नदी के पास, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, सुतकाग्नेडोर दास्त या दास्क नदी के पास और भगवानपुरा सरस्वती नदी के पास। तो एक बार फिर से आप इस टेबल को सही से देख लीजिए और इसको ज़रूर लर्न कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आलमगीरपुर की। या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी, इन सब की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास एक और स्थल है उत्तर प्रदेश का जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है और यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, ये सब मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य यहाँ पर मिला है और देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी मिल चुका है। सुतकाग्नेडोर की बात करें तो यह बलूचिस्तान में है, दास नदी के किनारे, अभी हमने पढ़ा, और इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था और यहाँ से मृदभांड, ताम्र निर्मित बाड़ाग्र हो गए, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े हो गए, तिकोने ठीकरे हो गए तथा मिट्टी की चूड़ियाँ, इन सब के अवशेष मिले हैं। सोतकाको या सोतकाग्नेडोर के पूर्व में स्थित है।
और वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार जैसे सूतकागने में थे, सेम वैसे ही हैं। अब बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित जो बालाकोट है, ये एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पापुर एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो भवन कच्ची ईंट के बनाए गए थे बालाकोट में, और जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग जो है वो सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व में जो हिसार का भाग था वहाँ पर स्थित है, उस जिले में। और 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए, जैसे कि प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं, स्टार शेप जैसे बोलते हैं। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र, इन सब के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। और यहाँ पर अवशेष क्या क्या मिले हैं देखिए। यहाँ पर सफ़ेद, काले, आसमानी, इन सब रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। कांच की मिट्टी के चित्रित मनके मिले हैं। अब बात करते हैं मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, या चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और इसका उत्खनन कराया था JP जोशी तथा मधुबाला ने, लेकिन इसका समय याद रखिए 1982 में कराया गया था। और उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, कांच निर्मित पेंचदार पिन, एक आधी अधूरी मुहर, इन सभी के अवशेष यहाँ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील है, उसके सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। स्थल का नाम याद रखिए, सनौली, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता की बात करें तो यहाँ के लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी, ये सब आभूषण भी पहले पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। और सैंधव काल में पासा यह एक प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाठ मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी और भारत से कपास यूनान गई। यूनान में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसको हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में बात की जाए तो यह खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े, इन सभी के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के देखेंगे कहाँ कहाँ से मिले हैं अवशेष, और कुबड़दार ऊँट के। सिंधु सभ्यता का मुख्य जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। और लोथल तथा चनहुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं कौन कौन सी प्रमुख धातुएं थी और उनके प्राप्ति स्थल कहाँ से थे। तो इस सभ्यता में जो तांबा है वह खेतड़ी, जो राजस्थान की खान है, और बलूचिस्तान, यहाँ से ये लोग प्राप्त करते थे। लाजवर्द अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, बदख्शां से। फिरोजा टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफ़गानिस्तान और ईरान से भी मंगाते थे। अब बात करते हैं सीसा की, तो अफ़गानिस्तान और अजमेर, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से,
एक बार फिर से आप ये टेबल देख लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं, सैंधव निवासियों का आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय तथा वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पल्ले मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार इस प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन जो सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है, मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की जो पहचान है वो सिंध क्षेत्र के स्थान से की गई है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। और जो दिलमुन है वह फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है इसकी पहचान। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान तथा सूर्योदय का क्षेत्र तथा हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से पता चलता है कि जैसे मिस्र में मम्मी मिलती है वैसे लोथल में भी ऐसी आकृति देखने को मिली है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला इन सभी से उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं और धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट जिसको लॉस्ट वैक्स से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तनहुदड़ो की इक्का गाड़ी है, बैलगाड़ी है, यह बहुत उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियाँ हैं पुरुषों की, स्त्रियों की, पशु पक्षियों की, ये भी प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की देखने को मिलती हैं और मृण मूर्तियों की बात की जाए तो पशु पक्षियों की देखने को मिलती हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक जो मुहरें हैं वो सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी इनकी भी मुहरें मिली हैं। ज़्यादातर जो मुहरें होती थी वो वर्गाकार और चौकोर हैं। कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हैं। और सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है और उस योगी के दाईं ओर बाघ, हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं और इन मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला इन सब का भी अंकन किया गया है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ, थालियाँ ये सब प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है और संभवतः बताया जा रहा है कि यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे ये लोग उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र में लोग नील नदी की जो देवी हैं आइसिस, इनकी पूजा करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशु, पक्षी, वृक्ष इन सब की उपासना भी करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली इन पुरास्थलों से अग्निकुंड मिले हैं और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु कुछ अपवाद भी हैं इसके। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व और लोथल में बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम ये दिशाएं हैं वहाँ पर इनमें प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण आप देखेंगे तो बहावलपुर से मिलते हैं। अभी इतनी बड़ी जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता थी, ये कैसे समाप्त हुई उसके बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उनको ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बाढ़ से कैसे ये सभ्यता नष्ट हुई है, विनाश हुआ या तो इस बाढ़ से, तो यहाँ पर कौन कौन से विद्वान हैं जो बोले बाढ़ से इस सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ कहेंगे आर्यों का आक्रमण हुआ था, कुछ बताएंगे जलवायु परिवर्तन। तो देखते हैं किसने क्या कहा। तो बाढ़ के अकॉर्डिंग कहने का जो तात्पर्य है वो मार्शल द्वारा है और मैके एस.आर. राव ने भी यही बोला है कि बाढ़ की वजह से इसका विनाश हुआ। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट हैं, इन्होंने बताया आर्यों का आक्रमण हुआ। ऑरेन स्टील हैं, अमलानंद घोष हैं, इन्होंने जलवायु परिवर्तन बताया। M.R. साहनी हैं, S.T. लैम्ब्रिक हैं, G.F. डेल्स हैं, इन्होंने बताया भूतात्विक कुछ परिवर्तन हुए। और K.U.R. कनेडी ने बताया महामारी की वजह से यह खत्म हुई। और अदृश्य गाज ऐसा कुछ बताया है इन्होंने। ये हैं M. तिमित्रेयेव।
इन्होंने बताया कि अदृश्य कोई गाज रही। तो ये कुछ विद्वान हैं जिनके आधार पर बताया जा रहा है कि कैसे इस सभ्यता का विनाश हुआ। यहाँ तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे फैक्ट्स अच्छे से जान लिए, पढ़ लिए। अब इन्हीं पे आधारित जो पिछले प्रश्न आए हुए हैं, अब हम लोग उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है इस प्रश्न के अनुसार। यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है, जैसे कि खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग, ये सब इनके आधार पर समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था में उसी अनुरूप बदलती गई, वो सामाजिक व्यवस्था वैसे ही अपना रूप धारण करती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सुमेरियन, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया। तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी हमने इस हड़प्पा के बारे में पढ़ा है। अब आगे प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इस इतिहास निर्माण में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा गया कि गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, या उसकी लिपि अपनी खुद की लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है या मृदभांड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदभांड। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं जो धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड है वो आर्यों से संबंधित हैं। सिंधु घाटी संस्कृति जो है वह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि पूछा गया इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या फिर ये सारे हैं। तो इसके सारे ही उत्तर सही हो जाएंगे, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से कई मायने में भिन्न थी। जैसे सभ्यता नगरीय थी ये, और जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका। ये लोग लोहे से अपरिचित थे, रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से इनको कोई भी ज्ञान नहीं था। वैदिक सभ्यता के लोग इससे परिचित थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या फिर ये सारे हैं? तो पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है क्योंकि लिपि का तो अभी भी ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख है, पुरातत्व संबंधी खुदाई है, बर्तन जो हैं उनकी मोहरों पर लिखावट है, या फिर धार्मिक ग्रंथ है? अभी हमने पढ़ा, इसका सही उत्तर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ये पूछा गया है। मोहर है, बर्तन, जेवर या हथियार और औजार हैं, या फिर मंदिर या लिपि है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं, और मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में कौन सा जोड़ा सही दिया गया है? कुछ जोड़ा है और इसका सही मिलान करना है। इसके बारे में देखिए, जैसे कि एम रफ़ीक मुगल, इनके सामने दिया गया हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा इनका कहना है। EJH मैके हैं, इन्होंने कहा सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। मार्टिमर व्हीलर का कहना है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। और चौथे हैं अमलानंद घोष जी, जो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था।
इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, एम रफीक मुगल। इन्होंने बताया था हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हर विद्वान का अलग अलग मत है और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग मतों को देखें तो EJ H मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, जो कि दक्षिण मेसोपोटामिया बोलते हैं, इनके लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद हैं DH गार्डन और मार्टिमर व्हीलर। इनका मानना है हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति जो है, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में जो अमलानंद घोष है, इनका विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण जो हड़प्पा है, जो कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, इसकी परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट हैं, फेयर सर्विस हैं, जॉर्ज F डेल्स हैं, रफ़ीक मुगल हैं, ये सब जो विद्वान हैं इनका मानना है कि यह स्थानीय उत्पत्ति के कारण हुआ है। एम रफ़ीक मुगल का मानना हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में ही हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा इनका कहना है। अब हमें दिया गया है, सूची दी गई है और उनको मैच करना है। पहला है हड़प्पा, पहली देख लेते हैं, हड़प्पा हस्तिनापुर तक्षशिला है। आगे का स्टेटमेंट अभी चेक करते हैं। उसके आगे दिया गया NG मजूमदार 1936 से 37, जॉन मार्शल 1913 से 34, दयाराम साहनी 1923 से 24 तथा आगे देखते हैं। देखिए इन सूची को हमें मिलान करना है। कौशाम्बी बीबीलाल 1950 से 52 दिया गया है। इसका सही उत्तर अगर देखें हम लोग तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? 1923-24 से 1924-25 इसमें दिया गया है। समय आप देख लीजिए। हस्तिनापुर बीबीलाल का 1950 से 52 दिया गया है। तक्षशिला का जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी NG मजूमदार ने 1936 से 37 में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, अभी हमने टेबल देखी थी, उसके माध्यम से देखेंगे तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, जबकि इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, ये याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मृदभांड मिले वो लाल कलर का वहाँ पर प्रयोग किया गया था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था और सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी थी, इनकी जो दो श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया था। एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन और दूसरे थे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने के लिए या हल्के भूरे रंग के रूप में ग्रहण कर लेते थे पकाने के बाद। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्री आर्यंस जो थे वहाँ से इसका उद्भव माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक जो सैंधवपुरा स्थल हैं वहाँ पर मातृ देवी, मृण मूर्तियाँ, मोहरें, इनसे पता चलता है। निम्नलिखित पशुओं में किस का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? नहीं पूछा गया है। हाथी, गैंडा, बाघ, इन सब का हुआ है, सिर्फ गाय का नहीं हुआ है। ये वैदिक सभ्यता में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं है। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इन सभी का अंकन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है या पूछा गया है? जैसे कि चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, ये तीनों हैं, पर सौहगौरा नहीं है। ये सौहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे एक गांव है और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये तीनों क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। चनहुदड़ो और कोटदीजी जो पाकिस्तान है वहाँ के सिंध प्रांत में है और देसलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ सूची दी गई है, उसको सुमेलित करनी है। लोथल कालीबंगा दिया गया है, जुता हुआ खेत गोदीवाड़ा दिया गया है। अगले स्टेटमेंट में धौलावीरा है, बनावली है और इसके साथ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति पूछी गई है और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। इन सबको आपस में सुमेलित करना है, कहाँ से क्या मिला है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो खंबात की खाड़ी के निकट लोथल है, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। फिर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो घग्गर नदी, इसके किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के
बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित जो बनावली है, यहाँ से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? बनावली से। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई है? कालीबंगा से, याद रखिए। फिर पूछा गया है, बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, कालीबंगा वाला जो खेत है जो जुते हुए उनके निशान पूछे जा रहे हैं। अब अगली सूची देखते हैं और यहाँ से हमें पहचानना है, आपस में इनको मैच करना है, याद रखिए इनको, क्योंकि अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो 837 क्या है, गोदी क्या है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हड़प्पा दिया गया है, लोथल दिया गया है, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे पूछा गया है समाधान 837, तो ये हड़प्पा से मिला है। गोदीबाड़ा जो कि लोथल से मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। अगले प्रश्न में फिर से हमें सूची को सुमेलित करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा, पैठन, और नदियाँ दी गई हैं कि इन नदियों के पास हैं ये गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। तो हड़प्पा की बात करें तो यह है रावी नदी के तट पर, अभी हमने टेबल देखी थी। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुनकोंडा की बात की जाए तो कृष्णा, और पैठन है गोदावरी नदी के तट पर। अब अगली सूची फिर से देखते हैं हम लोग, कौन सी बस्ती किस तट पर है, यह हमें बताना है किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पा दिया है, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ है। तो हड़प्पा है सबसे पहले आप देखेंगे रावी नदी के तट पर, कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर, लोथल है भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ है सतलज नदी के तट पर। आप याद जरूर कर लीजिए किस नदी के तट पर कौन सा स्थल है। ये लिस्ट आपको दी गई है, एक बार देख लीजिए। फिर से पूछा गया हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो याद रखिए रावी नदी के तट पर। सैंधव सभ्यता से महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और इसकी लंबाई हमने पढ़ी थी, उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है, और चौड़ाई पश्चिम दिशा में अगर देखें पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है। अब इस विशाल स्नानागार का स्थल फिर से पूछा गया है, कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया, हमें ये बताना है। ये नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना करते थे, और ये लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये लोग लोहे से नहीं परिचित थे, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। बाकी सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी सभ्यता के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही उत्तर हमें बताना है कौन सा है। ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। हमें बताना है किस बारे में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये सारे के सारे ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आप इनमें पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर विशेष नगर नियोजन देखा गया है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए ये यहाँ पे प्रमुख नगर है, इसलिए यह प्रसिद्ध है, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले खोजा गया स्थल था। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं, और ईंट के भट्टे, मन का निर्माण कारखाना, ये सब उद्योग वगैरह ये सब यहाँ से मिले हैं। तो इस प्रकार ये चारों कथन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है और हमें स्थान दे दिया गया है। आलमगीरपुर बताया जा रहा उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में और रोपड़ पंजाब में है। देखिए कालीबंगा हरियाणा में नहीं राजस्थान में है, यहीं पे ये गलत हो जाएगा, इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और इसकी खोज किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, हमें कुछ स्थल दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन से केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या फिर हुलास। तो देखिए कालीबंगा है, कालीबंगा और लोथल इनके बारे में, ये राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। अब कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में है। और हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं और है ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो बाकी के तीन तो हैं, किंतु जो राखीगढ़ी है वो राजस्थान में नहीं हरियाणा में है। ये हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पर है, और इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। बाकी सारे युग्म सही सुमेलित हैं, आप इनको देख लीजिए। अब स्थिति पूछी गई है फिर से, कौन सा कहाँ पर स्थित है। मांडा हो गया, दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। देखिए आपको सारे नहीं भी याद हैं तब भी आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सबसे उत्तरी मांडा था, और वो कहाँ पे था?
जम्मू कश्मीर में दैमाबाद की बात करें तो सबसे दक्षिणी केंद्र था, जो कि महाराष्ट्र में है। कालीबंगा हम लोग कई बार अभी तक पढ़ चुके हैं और ये कहाँ पर है? राजस्थान में, जहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं साक्ष्य। राखीगढ़ी हरियाणा। मैच हो गया, इनको याद भी कर सकते हैं आप। अगला फिर से हमें ऐसे ही मैच करना है। बालू के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हरियाणा से। मांडा याद कर लिया हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर। पाडरी और हुलास, इन दोनों के बारे में अब हमें बताना है। पाडरी को गुजरात से और हुलास उत्तर प्रदेश का स्थल, याद रहेगा। इस टेबल से भी आप लर्न कर सकते हैं। अगला है, पूछा गया कौन सा सिंध में अवस्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो या फिर सुरकोट। सिंध में मोहनजोदड़ो है और चनहूदड़ो है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो सिंध में है, सुरकोटदा गुजरात में है। अभी पूछा गया मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? ये J.H. मैके ने किया था। 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है मोहनजोदड़ो से, और इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। उत्खनन किसने करा? 1935-36 में मैके ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो याद रखिए हड़प्पा है, बाकी लोथल गुजरात में है, कालीबंगा भी हम लोग पढ़ चुके हैं राजस्थान में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार आप एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ लीजिए। रंगपुर पूछा गया है, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है? वो सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरस्थल है, या जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या पंजाब का है। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अब पूछा गया सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से याद रखिए लोथल है, गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है या किस नदी पर है? तो याद रखिए भोगवा नदी पर। बहुत बार हम यह प्रश्न अब देख चुके हैं। लोथल से बहुत बार ही प्रश्न पूछे गए हैं। यह एक प्रकार का पत्तन नगर था, जिसको बंदरगाह बोल रहे हैं, और गुजरात में स्थित था। अब पूछा गया निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो याद रखिए बनावली से मिला है हल का टेराकोटा, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। पूछा गया है निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता या स्थल जो दिया गया है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सारे हैं, पाटलिपुत्र नहीं है। भारत में अगर हड़प्पा का वृहद स्थल पूछा जाए तो राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन सा है? राखीगढ़ ही है। यह हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, और यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला जो कि पाकिस्तान में है, उसके बाद राखीगढ़ी और धौलावीरा जो कि भारत में है, ये 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल अगर बात किया जाए, अभी हमने देखा राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु सभ्यता जो घाटी सभ्यता है जिन नदियों के तट पर बसी थी वे देखते हैं कौन कौन सी हैं जो नदियों के तट पर हैं, और हमें इन नदियों को भी बताना है। तो सिंधु, चिनाब और झेलम है, किंतु गंगा नदी के तट पर ये नहीं बसी हुई थी। देखिए ये जो सभ्यता है ये यमुना की सहायक नदी हिंडन तक तो है, किंतु गंगा नदी के तट पर नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो देखिए यहाँ पर कई स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, जैसे मातृशक्ति में भी करते थे, कर्मकांड बहुत कम देखे जाते, किंतु यज्ञ, अग्निकुंड यहाँ पर देखने को मिले हैं। आत्मा और ब्रह्म में कोई यहाँ पर साक्ष्य मिले नहीं हैं। तो इस प्रकार अगर इसका उत्तर देखते हैं तो देखिए एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और इसके कारण लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों से बहुलता से पता चलता है कि मातृशक्ति की उपासना का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है।
अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति के उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सही उत्तर ये नहीं है। कई स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे लोग पूजा करते थे, ये प्रश्न पूछा गया है, पशुपति की करते थे। और यहाँ पर जो खुदाई के प्रभारी थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पूछे जा रहे हैं, ये कौन थे? ये सर जॉन मार्शल थे। 1921 में इन्होंने ये प्रारंभ कराया था। सबसे पहले हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो का पता लगा। अब पूछा गया है यहाँ पर उन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से निकाले गए जिन 2 भारतीयों के नाम जुड़े हैं उनके नाम हमें बताना है। इसमें लाखलदास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी हैं, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हड़प्पा के सामने दयाराम साहनी दिया गया है, लोथल एस.आर. राव, सुरकोटदा जे.पी. जोशी और धौलावीरा वी.के. थापड़। यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, गलत मैच है। देखिए, यहाँ पे वी.के. थापड़ नहीं होंगे, जबकि आर.एस. बिष्ट होंगे, बाकी सारे सही मैच्ड हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम जो पुरातत्वविद है, इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। वह कौन था? वो ए कनिंघम थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज इन्होंने की थी, लेकिन वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला प्रश्न है, कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी दिए गए हैं, के.एन. दीक्षित हैं, एम.एस. वत्स हैं, वी.ए. स्मिथ हैं। तो यही वी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। अगला हम देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1926 की बात करें तो माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व के ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के.एन. दीक्षित हो गए, अर्नेस्ट मैके हो गए, ऑरेल स्टीन हैं, ए घोष हैं, जे.पी. जोशी हैं, इन सभी ने इसकी खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि इस सभ्यता में इनका योगदान है, किंतु वी.ए. स्मिथ इस सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये भारतीयविद और भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यहाँ पर बताया गया हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो घर होते थे उनके निजी कुएं होते थे। यहाँ पर जय नारायण पांडे की एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, इसकी जो पृष्ठ संख्या 386, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानगार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण की जो बुक है, रामशरण शर्मा जी की, ये प्राचीन भारत का इतिहास है और इनके अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। अगला प्रश्न है, अब पूछा गया है इनका सही कालानुक्रम क्या है, कहाँ कब क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले दिया गया है सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नागर संस्कृति। तो सबसे पहले हो जाएगा नागर संस्कृति, उसके बाद लोहे के हल, उसके बाद आहत सिक्के आते हैं, मुद्रा में चांदी के सिक्के, और फिर उसके बाद सोने के सिक्के। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा डी, 4321। आप इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है और यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली, इनसे नगर योजना के बारे में सामग्री प्राप्त होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर बात की जाए तो कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यमन शासक थे, इन्होंने चलाए थे, जिनकी संख्या कुषाण काल में और बढ़ गई थी। पूछा जा रहा है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसमें सबसे पहले तांबा होगा, तांबे का प्रयोग किया गया सबसे पहले। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से अभी तक कोई धातु प्राप्त नहीं हुई है? तो माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा कालीन जो स्थल है यहाँ पर कौन सी धातु नहीं प्राप्त हुई है? यहाँ से तांबा मिला है, स्वर्ण मिला है, चांदी मिला, किंतु लोहे से परिचित नहीं थे। इससे वैदिक युगीन जो लोग थे वही परिचित थे। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो हो जाएगा बनावली। ये हरियाणा में है और घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट हमें बताने हैं, इनमें से कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया।
तीसरा स्टेटमेंट है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सिर्फ लोहे से नहीं परिचित थे, बाकी धातुओं से परिचित थे। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगले प्रश्न में कुछ कथन और कारण दिए गए, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया गया है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ऐसा कोई कारण सही नहीं है। देखिए खुदाई के कारण ये प्रकट तो हुए हमारे सामने में, लेकिन ये उससे पहले भी इनकी स्थिति थी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन यह इसका सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, आर सही से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये मिलेंगे धौलावीरा से। अब धौलावीरा की स्थिति कहाँ है, ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। राखीगढ़ी जो दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा स्थिति, वो मतलब हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो राखीगढ़ी। पहली कौन सी, धौलावीरा। यहाँ पर सबसे अच्छे आप जल निकास प्रणाली देख सकते हैं और यहाँ से ही शैलकृत जलकुंड मिले हुए हैं। अगला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम गुजरात हो जाएगा। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, सुरकोटदा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वही धौलावीरा इसका सेम आंसर है। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया यहाँ पे जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था और इसका सही उत्तर भी धौलावीरा ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जल संचयन प्रणाली थी, डैम बनाए गए थे, यहाँ पर जलाशयों से नहर के माध्यम से आपस में इनको कनेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो जल निकासी के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाएं भी नज़र आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति थी। स्थानीय सामग्री की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित यह सभ्यता होती है। एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से ही मिला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर कुंतासी दिया गया, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। लोथल होना चाहिए, पर आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से 1 मिला है और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि है। तो यहाँ पर सी डी दोनों ही उत्तर सही माने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए मानव शवाधान, पशुओं के आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो यहाँ से मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। लगभग देखेंगे तो आप 125 मानव शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। और यहाँ पर दैनिक उपयोग वाली वस्तुएं भी इनके साथ मिली हैं, गहने मिले हैं और कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो मांडी है ये कहाँ पर है। देखिए मांडा अलग है जो जम्मू कश्मीर में, मांडी उत्तर प्रदेश में। याद रखिए जून 2000 में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन ये सब मिले हैं, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। अब पूछा जा रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई, तो वह भारत में ही हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब इन स्टेटमेंट को देखकर हमें सही उत्तर देना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहे हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे और वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। और इसमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो देखिए जहाँ तक देखा जाए तो उनके विशाल महल और मंदिर नहीं थे, घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का भी प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, देवी देवताओं की पूजा ये करते थे। यहाँ पर क्योंकि मातृ देवी, पशुपति, शिव, इन सब की पूजा, योनि और लिंग की पूजा, पीपल, नीम, पेड़, जीव जंतु जो हो गए इनकी उपासना, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और हमें बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखिए ये तो सही है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाए जाते थे। अगला स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। यहाँ पर लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह बना करके धार्मिक उपासना नहीं करते थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त गुबड़ वाले बैल की आकृति एक
आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है और इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व है। अगला प्रश्न दिया गया, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शेर, क्योंकि घोड़ा, गाय, हाथी इन सभी के अवशेष मिले हुए हैं। इसमें देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से इन सभी के अवशेष मिले हैं सिवाय शेर के। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है, और दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ, चीता इनके अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख तो है किंतु शेर का नहीं है। तो उत्तर ए सही हो जाएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से। बनावली, कालीबंगा से, लोथल या सुरकोटदा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पर दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है और इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो यह हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। ये हम अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाना है, और यहाँ पर हम देखते हैं एजटेक है, माया है, मुइस्का है, फिर इंका है। उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो पहले एजटेक आएगा, फिर माया आएगा, फिर मुइस्का, फिर इंका। ये आरओ में अभी पिछली बार जो 2016 का पेपर है वहाँ पे पूछा भी गया था। तो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर के बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी जो कोस्टा रिका तट है ये क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा जो मुइस्का सभ्यता थी यह दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि जो इंका है ये सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर जो क्विटो है यहाँ से लेकर के दक्षिण में सैंटियागो तक था। इसका सही उत्तर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन। तो यह सुमेरिया सही उत्तर हो जाएगा। ये लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे और प्रारंभिक लिपि का स्वतंत्र जो स्वरूप है अत्यंत सरल और आदिम था इनके अनुसार। और यहाँ पर देखेंगे इस सभ्यता में तो क्यूनिफॉर्म लिपि का सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक हमने जो सेकंड चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखे। इनसे रिलेटेड अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए वो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, तो उन सभी में हमने सारे प्रश्नों को हल किया है जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अतिरिक्त जानकारी भी मिलती है, कौन से जो स्थल हैं किस नदी के तट पर हैं ये ज़रूर याद करिए। विद्वानों के मत क्या हैं या कैसे समाप्त हुई, कौन से अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा कन्फ्यूज़न होता है इनसे, तो इनको ज़रूर तैयार कीजिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। आप अपने सुझाव कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।